आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम मास्टर ब्रेन। सो टुडे हम क्या पढ़ेंगे? सिविक्स का चैप्टर नंबर 4, क्लास 9th, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट टॉपिक हमारा ओवरव्यू। डेमोक्रेसी इज जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर व्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मुझे बता सकते हो कि ओवरव्यू क्या होता है? प्लीज कमेंट में लिख के भेज देना कि ओवरव्यू क्या होता है। तो ओवरव्यू वो होता है जिसमें पूरे चैप्टर की समरी दी गई हो कि उसमें क्या होने वाला है, उसमें क्या आएगा। तो ओवरव्यू ये होता है। और सेकंड है हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। तो पहला है हमारा डेमोक्रेसी इज जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टेड देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी यहां तक ही सीमित नहीं है कि जो पीपल्स हैं वो इलेक्ट करें अपने रूलर्स को। रूलर्स मतलब जो कि इलेक्शन में खड़े होते हैं, ठीक है। इन डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स। डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और उनका कोई ना कोई प्रोसीजर होता है। मतलब जैसे इलेक्शन होते हैं तो उसका भी कोई प्रोसीजर होता है ना कि क्या करना है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। ओके, दे हैव टू वर्क विद एंड विद इन इंस्टीट्यूशन। अब रूलर्स जो हैं उन्हें इंस्टीट्यूशन में रहकर करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन में रहकर ही काम करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन के साथ और इंस्टीट्यूशन में रहकर। दिस चैप्टर इज अबाउट वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इज डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो इंस्टीट्यूशन में कैसे वर्क करता है डेमोक्रेसी, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम इसमें। We try to understand this look at manner in which major decisions are taken and implemented in our country। अब इस चैप्टर आप लोग समझते होंगे और देखा भी होगा आपने कई जगह कि जो भी डिसीजन है वो लागू किए जाते हैं अपनी कंट्री में, ठीक है, मैनर के साथ लागू किए जाते हैं। We also look at how disputes regarding these decisions are resolved। मतलब अगर कोई भी डिसीजन हम लेते हैं, अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उसे रिसॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है। ये तो नहीं होता कि उनकी गलतियों को नजरअंदाज किया जाता है, नहीं, उनकी गलतियों को दोबारा से रिसॉल्व किया जाता है। इन दिस प्रोसेस वी केम अक्रॉस 3 इंस्टीट्यूशन दैट प्ले अ की रोल इन अ मेजर डिसीजन। अब देखो इस प्रोसेस में ना 3 इंस्टीट्यूशन होते हैं हमारे। वो कौन कौन से होते हैं जिनके ना बहुत ज्यादा मेजर डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा रोल होता है उनका। 3 होते हैं, पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा हमारा ज्यूडिशरी। सेकंड पैराग्राफ में क्या है? यू हैव ऑलरेडी रीड समथिंग अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन इन अर्लियर क्लासेस। आपने इंस्टीट्यूशन के बारे में 7th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, 9th में भी कुछ चैप्टर्स में इनके बारे में पढ़ा होगा। तो उसे ही हम समराइज करेंगे और एक और बार, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे आपको उसके ऊपर, उसके बेसिस पे। इन दिस केस ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन वी आस्क। इस केस में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा? व्हाट डज दिस इंस्टीट्यूशन डू? इंस्टीट्यूशन क्या करता है? क्या करता है इंस्टीट्यूशन? ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हाउ इज दिस इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड टू अदर इंस्टीट्यूशन? एक इंस्टीट्यूशन अदर इंस्टीट्यूशन से कैसे कनेक्ट होता है, इसमें ये भी बताया गया। व्हाट मेक इट फंक्शनिंग मोर और लेस डेमोक्रेटिक? क्या बनाता है फंक्शनिंग को लेस, मोर और लेस डेमोक्रेटिक? अब है अदर बेसिस ऑब्जेक्टिव। Here is understand how all these institution together carry on the work of government। कैसे इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के वर्क पर, गवर्नमेंट के ऊपर वर्क करता है, कैसे करता है, ये पढ़ेंगे हम इसमें। अब इसमें देखो एक डेफिनेशन आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट क्या होता है और जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या होता है। इन सब की एक ही डेफिनेशन है, ये एक ही चीज होती है। अब वो हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे दे रखा है द वर्किंग ऑफ नेशनल लेवल गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे वर्क करती है। आपने देखा होगा कोई भी गवर्नमेंट जैसे नेशनल लेवल पे वर्क करती है तो वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे लाइक बीजेपी हो गई, ठीक है, वो हमारी नेशनल लेवल पे तो कर रही है वर्क, तो वो क्योंकि उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जो वो हैं वो बीजेपी से हैं, तो वो बीजेपी जो हो गई वो क्या हो गई,
जो गवर्नमेंट है वो नेशनल लेवल पर वर्क कर रही है, तो क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। अब नेक्स्ट हमारा इसमें क्या देखें, इस चैप्टर में हमारे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हमारा दे रखा है, देखो फर्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। मेजर पॉलिसी डिसीजन लेते हैं। फर्स्ट हमारा गवर्नमेंट ऑर्डर, सेकंड है हमारा द डिसीजन मेकर, और थर्ड हमारा क्या होगा इसमें, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो हम पहले ही पढ़ेंगे आज, और जो हमारा डिसीजन मेकर होगा वो हम सेकेंड क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे होगा पहला क्या है, ऑन अगस्त 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर। अब यहाँ पे बताया गया है जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने इश्यू किया था एक ऑर्डर, कब किया था, 13 अगस्त 1919 में। अब इसे ही हम ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। आपको समझ में आया है, आप मुझे कमेंट में लिख के भेज देना, ठीक है, कि ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है। ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू एन ऑर्डर। कोई भी कहीं की भी कोई सी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है वो अगर इशू करे कोई भी ऑर्डर, उसे क्या कहते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। देखो अब यहाँ पे दे रखा है लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स इट हैड अ नंबर ऑफ एंड इज नॉन एज दैट OM नंबर। अब कोई भी गवर्नमेंट है उसके ऑर्डर्स हैं तो उनके ना नंबर्स भी होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, OM नंबर्स कहते हैं। OM नंबर मतलब ऑफिस मेमोरेंडम नंबर। तो यहाँ पे दे रखा है, ये नंबर दे रखा है, ये दे रखा है, डेट इतनी तारीख को हुआ था। द जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन साइन द ऑर्डर। अब ये इन सब लोगों ने क्या किया था, ऑर्डर को साइन किया था। कौन कौन से थे, द जॉइंट सेक्रेटरी, ऑफिस इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन, ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, इन्होंने साइन किया था ऑर्डर को, ठीक है। इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, बेयरली 1 पेज। ये कम से कम जो हमारा ऑर्डर था ये कितने, 1 पेज का था। इट लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी सर्कुलर, ये ना ऑर्डिनरी मतलब सिंपल से सर्कुलर जैसा था, सिंपल से सर्कुलर जैसा था, जैसे कि आपको स्कूल में मिलते हैं नोटिस, जैसे फी का अगर आपने नहीं पे की है तो उसका मिलेगा आपको नोटिस, और भी बहुत सारी चीजों के मिलते हैं, तो इसी तरीके से होता है ये भी। द गवर्नमेंट इशू 100 ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर। गवर्नमेंट 100 इशूज, 100 या 100 से ज्यादा इशूज डेली की डेली वो इशू करती थी अलग अलग मैटर्स पर। बट दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये जो था हमारा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और कुछ अलग भी था। बिकम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल इयर्स, ये साधन था बहुत कंट्रोवर्सी का बहुत साल पहले। इट लेट अस सी हाउ डिसीजन वॉज टेकन, व्हाट हैपन लेटर। अब हम आगे देखो, ये मैं आपको पढ़ा देती हूँ एक बार। GI रिपीट ऑफ पर ट्रैक OM नंबर, ये नंबर दे रखा है आपका, SCT डेटेड, और ये दे रखा है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या दे रखा है, किसके ऊपर ये आया था, अब हम इसमें ये जानेंगे, ये हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे कि किसके ऊपर आया था। लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, 27 रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड बैकवर्ड एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विस। अब सिविल पोस्ट क्या होती है, सिविल पोस्ट यानी कि सरकारी नौकरी, ठीक है। सब्जेक्ट, अब मैंने आपको ये बताया था कि GI डिप्ट ऑफ पर एंड ट्रैक OM नंबर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दे रखा है, मेन चीज होती है सब्जेक्ट कि ये किसके ऊपर लिखा गया है। 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विस। मैंने आपको बता दिया था सिविल पोस्ट क्या होती है, यानी कि सरकारी नौकरी, सरकारी सर्विसेज जो होती हैं, ठीक है। उसकी 27 रिजर्वेशन हुई थी, किसके लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए हुई थी, ठीक है। आगे है इन मल्टीपल एडल्टिंग, इसमें मैं आपको बता देती शॉर्ट में क्या हुआ था। इसमें मंडल कमीशन बना था, जो किसने हेड किया था, दिस इज हेडेड बाय BP मंडल। तो मंडल कमीशन क्या होता है, मंडल कमीशन वो होता है कि कोई भी किसी भी उसमें 1789 में हुआ था ये, कि 1779 में हुआ था द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कॉल्ड
मंडन कमीशन। सेकंड बैकवर्ड क्लासेस की कमीशन थे, उन्हें इसे मंडल कमीशन कहा जाता था। ठीक है, देखो वो ऑर्डर अनाउंस हुआ था, मेजर पॉलिसी डिसीजन। ठीक है, इट सेड दैट द 27% ऑफ वैकेंसीज इन पुलिस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 27, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, किस पे हुआ था? 27% ऑफ वैकेंसीज, सिविल पोस्ट की वैकेंसीज के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर। वो किसके लिए हुई थी? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? SEBC, मतलब सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब SEBC इन अनदर नेम फॉर ऑल दोज पीपल who belong to caste that are considered backward by the government। अब ये SEBC किस नेम से होती थी? मतलब जो बिलोंग करते थे, जो गवर्नमेंट के वहां पे बैकवर्ड क्लासेस होती थी, जो बैकवर्ड क्लासेस से, कास्टेस से बिलोंग करते थे। ठीक है, वो होगी SEBC। द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन, अब इसमें क्या क्या बेनिफिट हुए? वॉज रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन के वॉज स्टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अब ये जो जॉब बेनिफिट थे ना, जॉब रिजर्वेशन से, ये सोशल शेड्यूल कास्ट के लिए भी थे और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी थे, क्योंकि ये भी तो सरकार के लिए बैकवर्ड क्लासेस हुई ना, ये भी तो नीची जात हुई, तो इनके लिए भी थे वो। नॉट अ न्यू थर्ड कैटेगरी। अब ये जो तीसरी नई कैटेगरी निकली थी, वो कौन सी थी? SEBC। क्या था ये SEBC? सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये फुल फॉर्म याद करना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपका। ओनली पर्सन who belong to backward classes were eligible for the quota of 27% job। वो पर्सन जो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करता है, केवल उन्हीं के लिए था ये 27% जॉब से ना, केवल उन्हीं के लिए थी, उसी क्वेटा के लिए थी, ना कि जनरल के लिए थी, ना जनरल के लिए थी, कोई बड़ी जात के लिए नहीं थी, नीची जातों के लिए ही थी ये। अदर्स कुड नॉट कंप्लीट फॉर दीज जॉब्स। जो अदर लोग थे, जो ऊंचे उसके थे, मतलब ऊंची जात के थे जो लोग, जैसे कि हो गया जनरल, वो इस जॉब को नहीं पा सकते थे, क्योंकि ये केवल बैकवर्ड के लिए था। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द डिसीजन मेकर, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू। जो आपको समझ में ना आया हो प्लीज कमेंट करना, और जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना इस वीडियो को, और प्लीज ये जरूर पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्टिविटीज भी करना। ओके, थैंक यू। हो गया।